जय हिंद प्यारे साथियों, लुसेंट के इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। दक्षिण भारत हमारे देश के नीचे वाला जो हिस्सा, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। तो 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच में यहाँ पे कुछ राजवंशों का उदय होता है, आपस में संघर्ष भी होते हैं। उन सारे टॉपिक पे आज हम लोग को चर्चा करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पल्लव वंश। पल्लव दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें से एक पल्लव वंश भी दक्षिण भारत का राज्य होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मैप के हिस्सों में देख लेते हैं कि कौन सा राजवंश किन हिस्सों में एक तरह से अपना शासन करता था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैप काफी छोटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ आप लोग को देखने के मिलता होगा, यहाँ पे देखो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हुआ करती थी, 3 शाखाएं। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा कल्याणी जो चालुक्य हुआ करते थे। ओके ओके ओके, गला थोड़ा सा लगता है खराब हो गया है ना। तो देखो यहाँ पे आप लोग को कल्याणी, ये वाला हिस्सा क्या था, तो कल्याणी। ओके, कल्याणी चालुक्य हुआ करते थे ये वाला हिस्सा पे। ये हिस्सा पे वेनी वाला चालुक्य हुआ करते थे, और ये वाला हिस्सा पे वातापी चालुक्य। ठीक है, वातापी चालुक्य, ये तीनों चालुक्यों का ही एक तरह से अंश हुआ करता था। चालुक्य को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक होता है वातापी चालुक्य, एक होता है वेंगी चालुक्य, एक होता है कल्याणी चालुक्य। अब हम अभी थोड़ी देर में हम लोग थ्योरी के माध्यम से इसको कवर करने वाले हैं। यहाँ बीच में आप लोग को दिख रहा होगा ग्रीन सा आसमानी कलर, वो है राष्ट्रकूट। ये वाला हिस्सा हो जाता है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट शायद आप लोग को अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको और भी कलर कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, तो कल्याणी। ठीक है, ये वाला हिस्सा कल्याणी चालुक्य हो जाता है। ओके, ये वाला हिस्सा वेनी चालुक्य हो जाता है, वेनी चालुक्य। और ये वाला हिस्सा वातापी चालुक्य हो जाता है, वातापी। और यहाँ बीच वाला हिस्सा जो दिख रहा होगा वो क्या है, तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश यहाँ शासन किया करते थे। ठीक है, और नीचे आइएगा, नीचे तो यहाँ पे पल्लव देखने को मिलेंगे। पल्लव राजवंश, जो जहां से हम लोग को शुरू करना है वही पल्लव राजवंश। और नीचे, उसके नीचे थोड़ा सा और चलिए, उसके नीचे, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं तो यहाँ पे चोल राजवंश देखने को मिलेगा। चोल राजवंश, ओके। चोल दक्षिण भारत का अगर कहा जाए सबसे प्रतापी राजवंश तो यही था, सबसे विकसित एक तरह से भी था चोल वंश। ये वाला हिस्सा चोल वाला हिस्सा हो जाता है। ठीक है, चोल वाला। ओके, आगे हम लोग अब थ्योरी में कवर करेंगे। ये चालुक्यों का 3 शाखाएं थी, एक था ये वाला कल्याणी वाला, ओके, ये वेनी वाला वेनी चालुक्य, और ये वातापी चालुक्य। यहाँ राष्ट्रकूट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पल्लव देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ चोल शासक। इन्हीं के बारे में दक्षिण भारत के जो राजवंश थे ये सारे, इन्हीं के बारे में हम लोग को कवर करना है इस टॉपिक। तो चलिए हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो चलो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखो 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच में ये दक्षिण भारत के जो भी शासक थे वो अपना शासन किए थे। तो पल्लव वंश के बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो था सिंह विष्णु। ओके, सिंह विष्णु। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। ओके, कब से कब तक, तो 575 से लेके 600 ईस्वी के बीच में इसने शासन किया था। तो पल्लव वंश का संस्थापक पूछे तो सिंह विष्णु। कब से कब तक, तो 575 से 600 ईस्वी तक, यानी 25 सालों तक इसने शासन किया था। इसकी जो राजधानी थी वो कांची थी। कांचीपुरम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, कांचीपुरम, वही उस समय पल्लव की राजधानी हुआ करती थी। देखो सिंह विष्णु ने एक मंदिर बनवाए थे जिसका नाम है आदि बराह मंदिर। आदि बराह मंदिर ये कहाँ बनवाया था, तो मामल्लपुरम में सिंह विष्णु ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था आदि बराह मंदिर। इस मंदिर के बारे में पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, किसने बनवाया था, तो सिंह विष्णु ने। अब आ जाते हैं
किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनियम। ये क्या है? तो ये भी भारवी का एक किताब का नाम है। भारवी, भारवी एक लेखक हुआ करते थे, उनकी किताब का क्या नाम है? तो किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम। थोड़ा टेढ़ा नाम है, ठीक है। वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु के दरबार में ही भारवी रहते थे, जिनने एक बुक लिखा था जिसका नाम था किरातार्जुनियम। ओके, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग, आगे की। तो महाबलीपुरम में एक मंदिर था जिसका नाम था एकाश्म मंदिर, उसको रथ मंदिर के भी नाम से जानते हैं। एक रथ मंदिर उड़ीसा में, पुरी में है, पुरी में, वो वाला नहीं, दक्षिण भारत की है, ठीक है, दक्षिण भारत। ये महाबलीपुरम की बात हो रही है। ओके, महाबलीपुरम में एक एकाश्म मंदिर था जिसको रथ मंदिर के नाम से भी जानते थे। इसका निर्माण पल्लव राजा जो हुआ करते थे, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, ये पल्लव राजा हुआ करते थे, उसी ने करवाया था इसका निर्माण। ओके, रथ मंदिरों की जो संख्या थी वो 7 थी। कितनी थी? तो 7 थी, रथ मंदिरों की संख्या 7 थी। अब देखो, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में एक चीनी यात्री आया था। उनके शासन काल में, पल्लव जहां शासन करते थे वहां पे एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हुएन त्सांग, हुएन त्सांग। इसके बारे में पूछता है कि नरसिंह वर्मन या पल्लव शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो उस चीनी यात्री का क्या नाम है? तो हुएन त्सांग। ओके, कांचीपुरम में ये आया था। ओके, अब देखो यहां एक और टॉपिक दिया हुआ है। ओके, अरबों के आक्रमण के समय जो पल्लव का शासक हुआ करते थे, पल्लव राजवंश का शासक हुआ करते थे, वो कौन थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ करते थे। जब अरब हमारे देश पे आक्रमण किए थे, ठीक है, 712 ईस्वी में, ठीक, 712 ईस्वी में जब ये अरब हमारे देश में आक्रमण किए थे, तो उस समय पल्लव का शासन जो हुआ करता था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ करता था, यही वहां का शासक था। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो उसने किसकी बात की जा रही है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एकाश्म मंदिर, यानी कि रथ मंदिर का नाम, रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द्रविड़, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर देखोगे ना, वो सारे मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में। इस शैली बहुत पूछता है कि द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत की मंदिर किस शैली में निर्माण होता है, मतलब किस शैली में बने होते हैं? तो द्रविड़ शैली में बने होते हैं। तो उसकी शुरुआत जो हुई थी ना, तो इसी के काल में हुई थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में, ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य कला की। आगे देख लेते हैं। एक देखो, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो दंडी की रचना, दंडी एक लेखक हुआ करता था जिसकी रचना है 10 कुमार चरित। आप लोग को 10th और 12th में ये देखने को मिल जाता है हिंदी में, ठीक है। ये जो बुक लिखा था वो इन्हीं के दरबार में रहता था। किसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ये रहा करते थे दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरित नामक बुक को लिखा था। आगे की बात करते हैं। तो पल्लव वंश का अंतिम जो शासक हुआ करता था वो कौन था? तो कंप वर्मा था। कौन? कंप वर्मा। इतना आप लोग को कंठस्थ होना चाहिए। लुसेंट में ज्यादा चीजें याद करने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे तो अब आता है चोल वंश। पल्लव वंश में इतना ही है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो इतना ही है। इतना कवर कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम पार हो जाएगा। आगे की बात करें तो अब चोल वंश के बारे में बात करेंगे। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। ये फेमस क्वेश्चन है।
कॉम्पिटेटिव की दुनिया का फेमस क्वेश्चन है, जो 850 से लेके 887 ईस्वी तक रहता है, यानी टोटल 37 वर्ष तक ये शासन करता है। जिसकी राजधानी क्या होती है, तो तंजौर या तंजावुर। आज के डेट में तंजावुर जो है, पहले तंजाई इसका नाम हुआ करता था, ठीक है, वही इसकी राजधानी थी। विजयालय की यानी चोल शासकों की राजधानी जो हुआ करती थी वो तंजाई, जिसको तंजौर या तंजावुर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो विजयालय जो था ना, वो नर केसरी की उपाधि धारण की थी, नर केसरी की उपाधि धारण की थी, और एक मंदिर बनवाया था, निशुंभ सूदनी देवी की मंदिर, निशुंभ सूदनी देवी की मंदिर बनवाया था। निशुंभ सूदनी देवी की मंदिर बनवाने का जो कार्य किया था वो विजयालय ने ही किया था। आगे देखते हैं, देखो ये जो था तक्कोलम, तक्कोलम के युद्ध में, तक्कोलम का एक युद्ध होता है राष्ट्रकूट और ये चोल के बीच। राष्ट्रकूट का उस समय राजा हुआ करता था, नरेश हुआ करता था कृष्ण द्वितीय, और जो पल्लव शासक हुआ चोल शासक हुआ करता था वो था परांतक। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में किसकी विजय होती है, तो कृष्ण द्वितीय की विजय होती है, और परांतक वन की हार हो जाती है, यानी चोल शासक की हार हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध का क्या नाम है, तो तक्कोलम युद्ध। तक्कोलम युद्ध में राष्ट्रकूट और चोल के बीच होता है, जिसमें राष्ट्रकूट का विजय हो जाता है और चोल हार जाते हैं। तो राष्ट्रकूट का जो शासक हुआ करता था, जिसने चोल को हराया था, वो था कृष्ण द्वितीय, और परांतक को हराया था। आगे की बात करते थे, देखो था राज प्रथम। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी चर्चा किया था। राज प्रथम जिसने एक मंदिर भी बनवाया था, ओके, मंदिर जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने ही किया था। तो देखो राज प्रथम जो था, ये तो चोल शासक था, इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। वहां से सबसे नीचे वाला, दक्षिण भारत का जो सबसे नीचे वाला राजवंश था वो चोल ही था। तो वहां से श्रीलंका बहुत नजदीक पड़ती थी, तो ये राज प्रथम ने श्रीलंका पे भी हमला कर दिया। तो उस समय श्रीलंका का जो राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, उसका नाम था महिम था। तो महिम पे ये हमला करता है, तो महिम वहां से भाग जाता है दक्षिण श्रीलंका में। एक जगह है, ठीक है, दक्षिण श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है रोहड़, याद करने की जरूरत नहीं है, उस जगह पे जाके ये शरण ले लेता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि राज प्रथम ने श्रीलंका पे भी अपना झंडा गाड़ा था, यानी कि विजय प्राप्त की थी। इसने तंजौर में एक मंदिर बनवाया था, ओके, राजराजेश्वर का शिव मंदिर था, वो शिव मंदिर था, लेकिन राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी फेमस था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में होता है, तो वो था राजेंद्र प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखने को मिलता है, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में देखने को मिलता है। और चोल वंश का जो अंतिम राजा था ना, चोल वंश का, वो राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। प्रथम और अंतिम ये याद ही रहना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। प्रथम यानी कि संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था, यहीं से क्वेश्चन उठाता है बिहार के खास करके एग्जामों में। ओके, हालांकि हर स्टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन बिहार के एग्जाम देखोगे ना, हम खुद अनुभव से बता रहे हैं अपने। लास्ट जो ज्यादातर क्वेश्चन उठाता है यहीं से उठाता है, जैसे चोल वंश का अंतिम राजा कौन था या चोल वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतम बनते हैं। बीच में से भी बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शुरू और लास्ट से ही बनते। आगे देख लेते हैं, यहाँ एक देखो कलोतुंग। कलोतुंग का नाम याद रखना, ये नाम क्यों याद रखने लायक है, क्योंकि आप लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना होगा, तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर का नाम सुना होगा, तिरुपति जो विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, दक्षिण भारत का एक मंदिर है तिरुपतिनाथ, बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ विष्णु भगवान की जो मूर्ति थी ना, गोविंदराज, उन्हीं को विष्णु कहा जाता है, ठीक है, उस मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। ये कलोतुंग द्वितीय ने विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो बाद में आए वैष्णव धर्म के एक गुरु, जिनका नाम था आचार्य रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, है ना, रामानुजाचार्य। तो ये आते हैं और उस मूर्ति को, ठीक है, विष्णु जी की मूर्ति को
पुनरुद्धार करते हैं और तिरुपतिनाथ मंदिर में उसका प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है उन्हीं के द्वारा। तभी से तिरुपतिनाथ मंदिर आज भी फेमस है, प्रसाद के लिए बहुत ही फेमस है यह मंदिर, तिरुपतिनाथ मंदिर। तो इसीलिए ये इंसान का नाम याद रखना जरूरी है। कलोत्तुंग द्वितीय, जिसने तिरुपतिनाथ मंदिर में जो विष्णु भगवान की मूर्ति है उसको समुद्र में फेंकवा देता है, लेकिन कुछ समय बीतने के उपरांत, कुछ सालों के बाद आचार्य रामानुजाचार्य उस मूर्ति को दोबारा प्राप्त करते हैं, उसका पुनरुद्धार करते हैं और फिर तिरुपति मंदिर में उसका फिर से क्या करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। ओके, जैसे भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हुआ था ना, पूरा भारत के लोग गए थे वहां पे प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए, वैसे ही उनका भी प्राण प्रतिष्ठित तिरुपतिनाथ मंदिर में किया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में बटा था, जिसको मंडलम बोलते थे। मंडलम 6 मंडलों में ये बटा हुआ था। स्थानीय स्वशासन की जो मुख्य विशेषता थी ना, यही देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन फेमस हो जाता है। स्थानीय स्वशासन, जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन क्या हो जाता है, पंचायती राज हो जाता है, ठीक है, ये सब स्थानीय स्वशासन हो जाते हैं। तो वो मतलब ज्यादातर इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलता था। चोल के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन क्या था, तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ओके, अब देख लेते हैं चोल काल में कलघु, सोने के सिक्के जो थे उसको किस नाम से जानते थे, तो कलंगु, कनलघु, कन लघु। ओके, ये एक तरह से क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, इसलिए इसको हम इसमें दिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बना था कि चोल काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था, तो कन लघु। लघु क्वेश्चन जानते हो, लघु के पहले कन जोड़ देना, कन लघु। ओके, तो कन लघु। आगे देखते हैं। अब यहां देख लो, ये फेमस चीज हो जाता है क्या, यहाँ पे देखो तमिल साहित्य के त्रिरत्न, यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे कहते हैं। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न जो होता है वो एक होता है कंबन, एक होता है ओटक्कुटन, ओटक्कुटन, और एक होता है पुंगलेदी, पुंगलेदी। इन तीनों को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन तमिल साहित्य का त्रिरत्न नहीं है, तो इसका नाम याद रहेगा तो नहीं वाला ऑप्शन आराम से छटा जाएगा। ठीक है, और वैसे ही कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसको कहा जाता है, तो कन्नड़ साहित्य का, यही क्वेश्चन ज्यादा बनता है, वो थोड़ा कम बनता है। तो कन्नड़ साहित्य का जो त्रिरत्न कहा जाता है किसको, तो पंप को, पोन्न को और रन्न को, पंप, पोन, रन्न को, इन तीनों को क्या कहा जाता है, तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो चोलकालीन जो नटराज प्रतिमा, आज भी नटराज प्रतिमा आप लोग देखते हो, नटराज की मूर्ति, वो चोल काल का ही देन है। नटराज की मूर्ति किस शासनकाल में हुआ करता था, तो चोल काल की देन है वो। ठीक है, नटराज की। ओके, अब बहुत जगह देखने को मिलेगा आप लोग को। तो चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का क्या कहा गया है, तो सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। ठीक है, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम। अब आगे देखते हैं। तो चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए धान का प्रयोग किया जाता था। जैसे हमारे समय, अभी के समय में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए रुपये का प्रयोग किया जाता है, रुपये का। ठीक है, लेकिन पहले रुपया तो उतना नहीं था इनके शासनकाल में, तो ज्यादातर धान का प्रयोग करते थे। धान देके कोई वस्तु ले लेते थे, धान लेके कोई वस्तु दे देते थे, इस टाइप से। जैसे हम पैसा दे के कोई वस्तु ले लेते हैं, वैसे ये धान का प्रयोग करते थे वस्तुओं के लेन देन के लिए। आगे देखते हैं। तो विष्णु के उपासक अलवार कहे जाते थे और शिव के उपासक नयनार कहे जाते थे। अलवार और नयनार, शिव जी का नयन, 3 नयन के बारे में आप लोगों को अच्छे से याद होगा, तो नयन, नयन से नयनार याद कर सकते हैं आप लोग। ओके, उस समय विष्णु के जो उपासक हुआ करते थे उनको अलवर, और जो शिव के उपासक थे उनको नयनार कहते थे, नयनार। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी,
चलिए आगे हम देखते हैं आगे। ओके, अब हम आएंगे चालुक्य वंश पे। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हुआ करती थी, तीनों के बारे में अलग अलग हम लोग को बात करना है, ठीक है। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हुआ करती थी। एक शाखा थी कल्याणी, एक शाखा थी वातापी जिसको बादामी भी कहा जाता था, एक शाखा थी व्यंगी जो नीचे है, नेक्स्ट पेज में वो है। तो एक एक करके तीनों शाखाओं के बारे में हम लोग को चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, पहली शाखा जो चालुक्य की थी उसका नाम था कल्याणी। इसकी संस्थापक जो था, इसकी स्थापना जिसने की थी वो था तैलप द्वितीय, जिसकी राजधानी क्या थी तो मान्याखेत थी। मान्याखेत इसकी राजधानी थी। इसका सबसे प्रतापी जो शासक हुआ करता था वो था विक्रमादित्य फोर्थ, विक्रमादित्य चतुर्थ, ठीक है। चौथे नंबर का जो विक्रमादित्य था वो सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था, ठीक है। किसकी तो कल्याणी की, चालुक्य वंश कल्याणी की सबसे जो प्रतापी शासक था वो विक्रमादित्य फोर्थ हुआ करता था। बिल्हण का नाम सुना होगा, बिल्हण जिनकी रचना क्या थी तो विक्रमांक देव चरित्र, बिल्हण की रचना विक्रमांक देव चरित्र थी। तथा एक विज्ञानेश्वर हुआ करते थे, विज्ञानेश्वर जिनकी रचना मिताक्षरा थी। मिताक्षरा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मिताक्षरा किसकी रचना है या किसकी लेखनी है तो ये विज्ञानेश्वर की है। तो ये दोनों यानी कि बिल्हण और विज्ञानेश्वर, ये दोनों विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में ये दोनों लोग रहते थे। अब देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन काफी है यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में, जो बतापी यानी बादामी चालुक्य वंश के बारे में। इसकी संस्थापक था वो जय सिंह था। इसकी राजधानी क्या थी तो वातापी थी, इसकी राजधानी वातापी थी। और इसका सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुने होंगे, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ओके, अब देखो वातापी का निर्माण, जो निर्माण करता था, वातापी की बात कर रहे हैं, वातापी की, चालुक्य वंश की नहीं। वातापी का निर्माण करता कौन था तो कौन था, कीर्तिवर्मन प्रथम था, ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम था, कीर्तिवर्मन प्रथम था। ओके, आगे देखते हैं हम। अब इसमें कुछ नोटेड पॉइंट है, यहां देखोगे उस समय गोवा का जो नाम हुआ करता था, गोवा उन दिनों उसको रेवती द्वीप के नाम से जानते थे, ठीक है। रेवती द्वीप के नाम से गोवा को जानते थे। अब देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, अभी बताए हैं पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। जो वातापी का एक शक्तिशाली राजा यानी कि सबसे कहें तो सबसे प्रतापी राजा जो था वो पुलकेशिन द्वितीय ही था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन को हराने के बाद उसने अपने आप को परमेश्वर की उपाधि दे दी, परमेश्वर की उपाधि दे दी। अब आते हैं पल्लव शासक। पल्लव शासक के एक शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने इसको हरा दिया था, ठीक है, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। ये तो प्रतापी राजा था, लेकिन प्रतापी राजा भी कभी कभी हारता है, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक हुआ करता था, उसने पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में हरा दिया था। तो यहाँ याद क्या करने वाली है बात, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, और हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ओके, अब देखो एहोल अभिलेख के बारे में आप लोग काफी सुने होंगे, इससे पहले भी बताए हैं। ये पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित थे, इन्हीं के शासनकाल में ये अभिलेख लिखे गए थे। ओके, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल जो था उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये देखोगे आपके बुक में ना अलग अलग देखने को मिलेगा, उसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट के यहाँ लाए हैं जो एग्जाम में पूछता ही है। देखो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है ना जो छोड़ना जानते हैं, एकदम विस्तार से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज होके रह जाओगे। ऐसा लुसेंट है कि उसमें आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा, बोरियत महसूस होगा, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो एग्जाम में पूछता नहीं है। तो आप जिस दिन लुसेंट को पढ़ते पढ़ते छोड़ना जान जाओगे ना, उस दिन आपके लिए लुसेंट एक बहुत ही कारीगर साबित हो जाएगा, ठीक है। तो हम वैसे ही टॉपिक ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। आगे की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आगे की बात करें तो अब आता है चालुक्य वंश का एक तीसरा शाखा था जिसका नाम था वेंगी। चालुक्य वंश का
एक तीसरा शाखा भेंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका संस्थापक जो था वो था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, ठीक है। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था, इसकी राजधानी भेंगी थी, ठीक है। इसका सबसे प्रतापी जो राजा था वो विक्रमादित्य तृतीय था। कौन था? तो विक्रमादित्य तृतीय था। ये तीनों जो चालुक्य वंश का तीनों शाखाएं थी वो एक दूसरे के समानांतर चलती थी, मतलब एक ही काल के दौरान थी। ओके, अब आते हैं सीधे यहाँ, ये बस भेंगी से बस इतना ही याद रखना है आप लोग को। संस्थापक इसका कौन था, राजधानी कहाँ थी, और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था। आगे अब राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? तो राष्ट्रकूट के बारे में। ओके, तो इसका संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतीदुर्ग था। 752 ईस्वी में इसने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो मान्याखेत, वही मान्याखेत, ठीक है। मणिकर, उसको मणिकर के नाम से भी जानते थे। अब देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है किनके बीच, आगे उसको पढ़ेंगे हम लोग। एक था राष्ट्रकूट, ध्यान ये याद रखना, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और एक था पाल वंश। इन तीनों वंशों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, यानी तीनों एक दूसरे से, तीन देश मतलब तीन वंश लड़ते हैं। कहीं दो लोगों को लड़ते देखा होगा, यहाँ तीन वंश लड़ रहे थे। त्रिपक्षीय संघर्ष इसीलिए इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राज्य नहीं शामिल था, तो इन तीनों का नाम ही आपको रहना चाहिए, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। ये तीनों शामिल थे। इसमें चोल वंश दे देता है, चोल वंश इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात हम लोग कर रहे थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है उसमें भाग लेने वाला जो शासक था राष्ट्रकूट का, वो कौन था? तो ध्रुव था, ठीक है। सबसे पहले इसी ने भाग लिया था, और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। और देखो, ये भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, और गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था और पाल वंश का जो शासक था, उन दोनों को हरा दिया था, ये हरा दिया था। इसको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। देखो, अब आता है राष्ट्रकूट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या? तो अमोघ वर्ष के बारे में। आप अमोघ, यहाँ ये नहीं रहेगा, अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में एक रचना की थी, कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग एक पुस्तक का नाम है। उसकी रचना कौन करता है? तो अमोघ वर्ष करता है। किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। ये राष्ट्रकूट का ही शासक हुआ करता था, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष कहाँ का शासक था? तो राष्ट्रकूट का ही था। आगे देखते हैं, तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था ना, वो कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था वो कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। यहाँ ज्यादातर याद करने वाली बातें हैं, यहाँ पे याद करने वाला टॉपिक ही ज्यादातर है। ओके ओके, हाँ जी, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आगे की बात करते हैं। तो राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक था वो कौन था बाबू? तो राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक था वो था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषा के कवि आए थे जिसका नाम था पोन्न। कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न के बारे में हमने अभी चर्चा की थी कुछ देर पहले। उसमें से एक पोन्न नाम हम बताए थे, पोन्न नाम, ठीक है। तो इन्हीं के शासन काल में, इनके तो कृष्ण तृतीय के शासन काल में ही रहा करते थे। ओके, अब देखो, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी, पोन्न ने किसकी रचना की थी? तो शांति पुराण की रचना की थी। अब एलोरा और एलिफेंटा नामक मंदिरों के बारे में, गुफाओं के बारे में, मतलब एक गुफा में बना मंदिर है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो जिला है ना, वहीं पे है ये, ठीक है। एलोरा और एलिफेंटा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। वहां पे जो गुहा मंदिर का निर्माण किया गया था वो राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। राष्ट्रकूटों के समय में ही एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किया गया था। ओके,
अब यहाँ देखो खास करके एलोरा के बारे में क्वेश्चन बनता है कि इसमें कुल कितनी गुफाएं थी। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें देखो 1 से 12 तक गुफा संख्या 1 से लेके 12 तक बौद्धों के बारे में बौद्धों के बारे में और 13 से लेके 29 तक हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की मूर्ति वहां है, ठीक है। और 30 से लेके 34 तक जैन गुफाएं हैं, जैन की गुफाएं हैं। यानी 1 से 12 बौद्ध गुफाएं, 13 से लेके 29 तक हिंदुओं की गुफाएं और 30 से लेके 34 तक जैन गुफाएं हैं। ओके, किसमें? तो एलोरा गुफाओं में। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। आगे की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध जो था बौद्ध ग्रंथ, ओके, बौद्ध ग्रंथ हम क्या पढ़े थे? देखो बौद्ध ग्रंथ हम लोग पढ़े हैं कि 1 से 12 तक जो गुफाएं थी वो बौद्ध ग्रंथ में थी, बौद्धों का गुफा था। तो इन गुफाओं में जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन है? विश्वकर्मा गुफा, सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। यहाँ एक नोटेड पॉइंट क्या है? तो देखो एलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो एक फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था सेविनेट, ठीक है। यहाँ सेवी नहीं होगा, थेविनेट होगा, थ रहेगा, से के जगह पे थ रहेगा। थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में इसका जिक्र किया है। एलोरा गुफाओं का जिक्र 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी यात्री था, उसने किया था, जिसका नाम था थेविनेट। आगे हम अब देखते हैं यादव वंश के बारे में। अब आ जाते हैं यादव वंश के बारे में। यादव वंश के बारे में कोई खास टॉपिक नहीं है, इसलिए इसमें बहुत कम है, ठीक है। यादव वंश के बारे में तो इसकी स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था, भिल्लम पंचम ने किया था। इसकी राजधानी थी वो देवगिरी थी। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं यादव वंश से, ठीक है। स्थापना किसने की थी? तो भिल्लम पंचम ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी, देवगिरी। और इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? तो सिंघर था, सिंघर होगा, ठीक है, सिंघर था, जो 1210 से लेके 1246 तक शासन किया था। यानी कि टोटल 36 वर्षों तक इसने शासन किया था। इस वंश का जो अंतिम राजा शासक था, अंतिम स्वतंत्र शासक था, वो था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसका नाम सुना होगा, मलिक काफूर, उसी के हाथों से हार गया था। यानी उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसी के समकालीन अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। आज थोड़ा गला खराब लग रहा है। आगे देखते हैं होयसल वंश के बारे में। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये छोटे छोटे वंश थे, इसके बारे में ज्यादा इतिहास में अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब जाइएगा, वरना वनडे एग्जाम के लिए अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो ये संस्थापक किसका? तो होयसल वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी जो थी वो द्वार समुद्रम थी, ओके। तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, इसकी जो राजधानी थी वो द्वार समुद्रम थी। अब बेलूर एक व्यक्ति का नाम है, सॉरी जगह का नाम है। बेलूर में एक चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। विष्णुवर्धन बेलूर में चेन्ना केशव स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। आज उस मंदिर को चेन्ना केशव स्वामी के नाम से जानते हैं। देखो अंतिम शासक जो था ना होयसल वंश का, वो था बीरबल्लाल तृतीय, ठीक है। होयसल वंश भी ये यादवों की एक शाखा थी, यादव वंश का एक शाखा था, याद रखना, यादव वंश का ही एक शाखा था। ओके, इसको भी मलिक काफूर ने हरा दिया था, ओके। बीरबल्लाल तृतीय को भी मलिक काफूर ने हरा दिया था। अब आते हैं कदम वंश के बारे में। तो कदम वंश की संस्थापक था वो मयूर शर्मन था। कदम वंश का संस्थापक कौन था? तो मयूर शर्मन था। और इसकी जो राजधानी थी वो वनवासी थी, वनवासी, वही राम जी का वनवास हुआ था ना, वही वाला वनवासी, इसकी राजधानी वनवासी थी। अब आते हैं गंग वंश में। गंग वंश की बात करें तो गंग वंश का
जो संस्थापक था वो वज्रहस्त पंचम था। कौन था? तो वज्रहस्त पंचम ये गंग वंश का संस्थापक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी वो कुबलाल थी, वो कुबलाल थी, लेकिन बाद वाली जो राजधानी थी वो तलकाड़ थी। इसकी बाद वाली राजधानी तलकाड़ थी। अब आते हैं काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम। इसकी राजधानी अम्मकोंड थी। अम्मकोंड, अमरकोंड नहीं, अम्मकोंड थी। ओके, इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति था। कौन था? तो गणपति था। आगे देखते हैं। तो गणपति ने ही अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित की थी। ठीक है, पहले ये राजधानी कहाँ थी? तो अम्मकोंड था, लेकिन गणपति जो इस काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक था वो प्रताप रुद्र था। कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप ये वीडियो एक से दो बार देख लीजिए, 2 बार कम से कम देख लीजिए ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और नहीं तो इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें हम ऑलरेडी डाले हुए हैं और ये भी डाल देंगे। तो वहां से आप लोग PDF के माध्यम से भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आराम से PDF भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं सीमावर्ती राजवंशों का उदय। सीमावर्ती यानी भारत के सीमा पे जो भी राजवंश थे उनके उदय के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं सबसे पहले पाल वंश के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया है, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल हुए थे? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, उन्हीं में का एक वंश था पाल वंश। ठीक है, तो इसकी बात करें तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ करता था। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की थी। इस वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो मुंगेर हुआ करती थी। पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये लोग बौद्ध धर्म को ही मानते थे। अब देखो, गोपाल जो था वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। आगे देखते हैं। तो पाल वंश का सबसे जो महान शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नाम से अच्छे खासे परिचित होंगे। क्यों? क्योंकि इसी ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ओके, सॉरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, इसी ने। किसने? तो धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। आगे की बात करें तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, अभी त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताएं। कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। ओके, किनके बीच हो रहा था? तो पाल वंश के बीच, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंशों के बीच कन्नौज के लिए संघर्ष हो रहा था। ओके, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल था? तो वही धर्मपाल, जिसने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये शामिल हुआ था। ओके, 11वीं सदी में गुजराती कवि सोट्ठल का नाम सुने होंगे। उसने धर्मपाल को किस नाम से संबोधित किया था? तो उत्तरापथ स्वामी के नाम से इसने संबोधित किया था। उसकी उपाधि दी थी, एक तरह से कहेंगे कि उपाधि दी थी। ये गुजराती कवि हुआ करते थे सोट्ठल। ठीक है, उसने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। ओके, अब आते हैं। तो उदंतपुरी जो बिहार में है, ठीक है, बिहार में जगह उदंतपुरी की प्रसिद्ध बौद्ध मठ, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने ही करवाया था। उदंतपुरी, ठीक है, बौद्ध मठ है, एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है,
जिसका निर्माण देवपाल ने ही करवाया था। देवपाल, धर्मपाल नहीं, देवपाल। ओके, पाल वंश का एक शासक हुआ करता था देवपाल, उसने करवाया था। यहाँ पे हम केवल जो टॉपिक महत्वपूर्ण है जो वही दे रहे हैं। अब आते हैं सेन वंश के बारे में। सेन वंश, सेन वंश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सेन वंश, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन हुआ करता था, इसने सेन वंश की स्थापना की थी। किसने? सामंत सेन ने, जिसकी जो राजधानी थी वो लखनौती, यानी कि नदिया के नाम से भी जानते हैं और लखनौती के नाम से भी जानते हैं। दो नाम से ये फेमस है, मतलब दोनों एक ही नाम है, लखनौती और नदिया। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, इसकी राजधानी नदिया यानी कि लखनौती। सेन वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? एक विजय सेन, बल्लाल सेन व लक्ष्मण सेन। ये सब सेन वंश के ही शासक थे, इनके बारे में ही हम लोग को चर्चा करना है अभी। ठीक है, तो सेन वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो था विजय सेन। कौन था? तो विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था, जो शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव धर्म को मानता था। ओके, यहाँ पे दो ग्रंथ का नाम दिया हुआ है, एक का नाम है दान सागर और एक का नाम है अद्भुत सागर। ठीक है, ये दो ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। ओके, दान सागर और अद्भुत सागर। इस ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन, ओके, बल्लाल सेन, इसमें है कि नहीं? इसमें बल्लाल सेन दूसरे नंबर का, ये जो है बल्लाल सेन, उसी ने की थी। ओके, इस ग्रंथ की रचना इसी ने की थी। किसने? तो बल्लाल सेन। अब देखो, लेकिन जो ये अद्भुत सागर है, दो ग्रंथ की रचना तो की थी, एक दान सागर एक अद्भुत सागर, लेकिन उसमें का जो अद्भुत सागर है इसको लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था, यानी कि पूरा किया, करने का जो कार्य किया था वो लक्ष्मण सेन ने किया था। हम तीन सेन वंश के बारे में, तीन शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक विजय सेन, एक बल्लाल सेन, एक लक्ष्मण सेन। विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे की बात करते हैं तो अब देखो, सेन राजवंश का जो प्रथम शासक था, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अभिलेख हिंदी में लिखे। ठीक है, हिंदी में अभी तक जो भी अभिलेख हम लोगों ने पढ़ा, चाहे अशोक के शासनकाल का हो, चाहे हर्षवर्धन के शासन के काल का हो, जितने भी अभिलेख पढ़े या तो संस्कृत में थे या ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, अन्य अन्य लिपियों में थे, लेकिन ये जो हिंदी में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का जो कार्य हुआ था वो सेन वंश के शासक ने ही किया था, जिसमें से ओके, यहाँ याद क्या रखना है? तो हिंदी में अभिलेख सेन वंश के शासकों ने ही लिखना शुरू किया था। अब देखो, लक्ष्मण सेन जो था वो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हमको लगता है आज का टॉपिक हम लोग को यही समाप्त करना चाहिए, नहीं तो एक और है वो देख लेते हैं। ठीक है, कश्मीर के राजवंश, कश्मीर के राजवंशों के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि हम लोग सीमा तट पे जो राजवंशों का उदय हुआ उनके बारे में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है, हो सकता है आप लोग का माइंड ओवरफ्लो कर रहा हो, लेकिन अब कवर कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा रेस्ट करके इसको देख लेना और बहुत ही फायदेमंद है। आप लुसेंट का एक क्लास 1 से लेके हर क्लास अगर बढ़िया से किए होंगे और करते चले आइएगा ना, तो जब हम इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे या एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे तब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यकीन मानिए, हम आपका कंप्लीट लुसेंट की तैयारी कराने वाले। पहले ये वाला पोर्शन चलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, वहां पे वो क्वेश्चन आप लोग से बनना ही चाहिए और शानदार तरीके से करिएगा, तभी आप लोग कंपटीशन बीट कर पाइएगा। क्योंकि कंपटीशन का अंदाजा हमको है अच्छे से और उसी लेवल से हम तैयारी आप लोग का करा रहे हैं, अभी उसी लेवल से ये लेके चल रहे हैं लुसेंट को। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया से कीजिएगा क्लास और शानदार से तैयारी रखिएगा इसका एकदम कंप्लीटली, तो जरूर ही आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। चलो, कश्मीर के राजवंश के बारे में बात करते हैं। तो कश्मीर पर शासन करने वाले जो राजवंश थे उन लगभग 3 राजवंश हुआ करते थे। 3 राजवंशों ने शासन किया कश्मीर पे। ओके, 3। उन वंशों का जो क्रम है, कालक्रम है, वो इस प्रकार है, जैसे एक कारकोट वंश था, एक उत्पल वंश था और एक लोहार वंश था। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। पहले कश्मीर पे कारकोट वंश स्थापित हुआ, कारकोट वंश का शासन स्थापित हुआ
उसके बाद उत्पल वंश का, उसके बाद लोहार वंश का। अब एक एक करके तीनों वंशों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो 627 ईस्वी में एक दुर्लभ वर्मन, यानी दुर्लभ होता है दुर्लभ प्रजाति, वैसे ही एक दुर्लभ वर्मन था, दुर्लभ वर्मन। इस दुर्लभ वर्मन ने ही कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। और ये कारकोट वंश था वो एक हिंदू वंश था, ठीक है, वो एक हिंदू वंश था। ओके, ये याद रखना है कि कश्मीर के राजवंश में जो कारकोट वंश था उसकी स्थापना दुर्लभ वर्मन ने की थी, ठीक है, जो एक हिंदू वंश था। अब देखो वेनसांग का नाम सुने होंगे। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन वेनसांग ने जम्मू कश्मीर की भी यात्रा की थी, और जम्मू कश्मीर की जब यात्रा की थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जब यात्रा की थी तो उस समय कश्मीर पर इन्हीं का शासन हुआ करता था। किसका? तो कारकोट वंश का, कारकोट वंश का शासन हुआ करता था। तो वेनसांग ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी। अब देखो कारकोट वंश का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ करता था वो ललितादित्य मुक्तापिंड हुआ करता था। कौन था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड, ये सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था कारकोट वंश का। ओके, कारकोट वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। और इसी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, मार्तंड मंदिर। आज भी सुर्खियों में है, कुछ महीनों पहले ये काफी सुर्खियों में था। ये एक हिंदू मंदिर है और जम्मू कश्मीर में है। वो अभी टूट चुका है, लेकिन उसको अब टूरिस्ट प्लेस के तौर पे उसका निर्माण किया जा रहा है, निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है। एक तरह खंडहर बन गया था, वहां पे लोग गाय भैंस ये सब चराने जाते थे, लेकिन वहां के राज्यपाल गए एक बार भ्रमण करने और उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। ये मार्तंड मंदिर को पुनर्निर्माण कराने के बारे में भी इसका चर्चा चल रहा है। तो इसका निर्माण कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है इसका निर्माण इसी ने करवाया था, ललितादित्य मुक्तापिंड, इसी के द्वारा करवाया गया था। अब कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश आता है, और उत्पल वंश का आता है, और इस वंश का जो संस्थापक रहता है वो होता है अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक कौन रहता है? तो अवंती वर्मन रहता है। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना इसी ने करवाया था। किसने? तो अवंती वर्मन ने अपने ही नाम पे एक नगर की स्थापना करा दी थी जिसका नाम था अवंतीपुर। ओके, अब देखो अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना इसने कर दी थी। और 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी एक थी दिद्दा, इसका नाम था दिद्दा। ओके, उत्पल वंश की ही थी। ये ही बहुत महत्वाकांक्षी शासिका हुआ करती थी, ठीक है, महत्वाकांक्षी कहे या महत्वाकांक्षी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासिका हुआ करती थी। इनका नाम बहुत फेमस है, रानी दिद्दा। ये पूछता है किस वंश से थी, तो ये उत्पल वंश से थी। यह पूछता है कहाँ की शासिका थी, तो जम्मू कश्मीर की शासिका थी। ओके, दिद्दा, रानी दिद्दा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन आता है, लोहार वंश। ओके, लोहार वंश, ये थोड़ा बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है। ओके, इसको हम कट कर देते हैं। अब आगे की बात करें तो लोहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। ओके, संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। आगे देखते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक ही है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल कवर करेंगे। ओके, तो लोहार वंश का जो शासक था वो कौन था? तो हर्ष था, हर्ष। और ये एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। ओके, लोहार वंश का शासक कौन था? हर्ष, वो विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़, कल्हड़ का नाम सुना होगा, जो हर्ष का आश्रित कवि था, यानी हर्ष के दरबार में रहने वाला एक कवि था कल्हड़। इसकी एक पुस्तक है राज तरंगिणी, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, उसमें से बहुत ही जानकारियां प्राप्त होती है। जब हम लोग अभी पहला वाला क्लास किए थे तो उसी में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर विशेष जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है
तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी पुस्तक थी उसी से प्राप्त हुई है। ओके, अब देखो जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। ओके, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से लेके 1155 ईस्वी तक शासन किया था। शासन काल याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन अंतिम शासक जो लोहार वंश का है जय सिंह, ये नाम याद रखना। अब देखो जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। जैसे ही जय सिंह का शासन एक तरह से समाप्त होता है, वैसे ही राज तरंगिणी का भी एक तरह से लेखन, मतलब यहीं तक राज तरंगिणी में जो कश्मीर के बारे में लिखा गया है वो इसी के शासन काल तक लिखा गया है, उसके बाद नहीं लिखा गया। ओके, तो राज तरंगिणी कहाँ का इतिहास लिखा हुआ है? राज तरंगिणी में तो जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, और इसके लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमको और भी एनर्जी बढ़िया से मिलता रहे। और अब देखो जैसे ही आप लोग का इस चैनल पे जैसे ही सब्सक्राइबर 100 हो जाता है, 100 हो जाएगा, उसके बाद हम लाइव क्लास लेके आएंगे इसी चैनल पे। लाइव आप लोग से मिलेंगे और लाइव आप लोग का डाउट सेशन करेंगे और डाउट सॉल्व भी होगा आप लोग का लाइव। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ही बहुत जल्द क्वेश्चन, एक तरफ एक क्लास होगा इसका, जो क्लास चल रहा है इसका होगा, और बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक क्लास ऑब्जेक्टिव का भी लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में जरूर अपनी राय दें, ताकि हम शुरू करें ऑब्जेक्टिव या ना करें। ये तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। एक क्लास सोच रहे हैं ऑब्जेक्टिव का भी लेके आए, तो आप लोग का जैसा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू।